तैयार हूं मरने के लिए। तुम मारोगे क्या? बोलो, कहां मारोगे बताओ? अरे तुम कहां मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। जेल में गए, मैं कई मरतबा जेल में गया हूं। ससुराल में इतना नहीं गया जितना जेल को जाने का मुझे मौका मिला। अरे आप अपना ही हाथ काट रहे हैं अपने आप। याद रखिए, आज आप मुस्कुरा रहे हैं, कल यहाँ पर बैठेंगे तो और कर दे काम आपके ऊपर। रेप क्या? रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता क्या? आप हंस रहे? होता है, होता है। आपकी हंसी इस बात का इकरार है कि आप जानते हैं किसका हुआ है। इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में। बड़े कटाक्षमय तरीके से वो इसी साहब हंस रही। आज हमारे वतन अजीज भारत में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल अगर कोई है जेलों में तो मुसलमान, दलित, आदिवासी हैं। सर, इनका कन्विक्शन रेट देख लीजिए आप। एनसीआरबी का डेटा है 2017 से 21 का। 20% अंडर ट्रायल मुसलमान है, 16% कन्विक्शन है और मुसलमानों की आबादी 14.2% है। प्रिवेंटिव डिटेंशन यदि जिसको इस्तेमाल किया जाता है जुडिशियल प्रोसेस को सबवर्ट करने के लिए और फेयर ट्रायल को सबवर्ट करने के लिए, आज भारत की जेलों में 30% डेटेन्यूज मुसलमान है। उत्तर प्रदेश में 2017 में 33% मुसलमान डेटेन्यूज थे। आज 83.9% उत्तर प्रदेश की जेलों में मुसलमान डेटेन्यूज है। सर, एक और मिसाल दे रहा हूं, सीएसडीएस की रिपोर्ट है, थिंक टैंक है बहुत बड़ा, जो कहता है कि दे हैव फाउंड सब्सटेंशियल प्रेजुडिस अगेंस्ट मुस्लिम द पुलिस फोर्स। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, 2/3 of the surveyed police personnel believe that Muslims were more inclined to violence than members of the communities. ये empirical evidence है। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि 35% जिन पुलिस के अहदेदारों का सर्वे किया गया, उन्होंने मॉब वायलेंस को नेचुरल करार दिया, खास तौर से उन केसों में जहां पर काउ स्लॉटर होता है। सीजेपीएपी का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है सर कि कोविड-19 के दौरान जिन लोगों 25% मुसलमानों का अरेस्ट किया गया था, ये बायसनेस नहीं है तो क्या है? मध्य प्रदेश में मुसलमान 7% के करीब है और 21% मुसलमानों का नाम सर एफआईआर में डाल दिया गया था। सर, प्रोजेक्ट 39 ने, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने उन लोगों का सर्वे किया जिन पर सजाए मौत दी गई। हैरत अंगेज बात यह है कि सर 76% बैकवर्ड क्लास, दलित और रिलीजियस माइनॉरिटी से ताल्लुक था। कितने दलित और एसटीज डेथ रो पर हैं सर? महाराष्ट्र में 50%। कितने मध्य प्रदेश में है सजाए मौत के? 36% दलित और आदिवासी। कर्नाटका में 36%, बिहार में 31%, झारखंड में 30%, गुजरात में 19 लोग जो सजाए मौत के इंतजार में हैं, 15 मुसलमान हैं। केरल में 60% जो सजाए मौत के मुल्जिम है रिलीजियस माइनॉरिटीज है। सर, आखिर इस देश में कब तक ये चलता रहेगा कि अनस्पोकन रिजर्वेशन उन लोगों के लिए उनके पास पूरा पॉलिटिकल पावर है और एक अनस्पोकन रिजर्वेशन है दलित, मुसलमान, आदिवासियों के, इनको जेल में रहना पड़ता है? कि आखिर ये कैसे मुमकिन है सर कि आलाजात के जो अक्सरियती तबके के लोग हैं उनके पास सियासी ताकत है, माशी ताकत है, सोशल ताकत है और मुसलमान और दलित आदिवासी जेलों में पड़े रहते हैं? अरे अगर आप 3 कानून लाकर इस्लाह कर रहे हैं तो कौन सा इस्लाह है? आप तो ताकतवरों का रिफॉर्म कर रहे हैं, गरीबों को इससे क्या फायदा हो रहा है? तो जैसा अंग्रेजी में कहा गया था कि द क्योर इज डेंजरस देन द डिजीज। सर अब आप आ जाइए BNSS पर, क्लॉज 187, डिटेंशन का पीरियड देख लीजिए सर 187(3) में, यानी 15 दिन से ज्यादा आपको मुश्किल है प्रेजेंटली। अब आपने प्रोविजन दे दिया कि 90 दिन तक आप कभी भी 5 दिन का, 6 दिन का, 10 दिन का, यानी 90 दिन तक किसी को बेल नहीं मिलेगी। और हैरत अंगेज बात यह है कि यूएपीए के कानून में जिसको जेल में डाला जाता है यूएपीए में, 30 दिन के बाद एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कोर्ट में एफिडेविट देना पड़ता है कि क्यों आप पुलिस कस्टडी ले रहे हैं जेल से। आपने वो भी निकाल दिया। यानी जिस किसी को भी आप इस कानून में अरेस्ट करेंगे, यूएपीए से ज्यादा मैं 90 दिन जेल में रहूंगा। और कौन रहेगा जेल में? मुसलमान रहेगा, दलित रहेगा, आदिवासी रहेगा और बेल उसको नहीं मिलेगी। तो ये खुद सुन लीजिए,
तो यानी कन्विक्शन नहीं होगा, ना बेल मिलेगी, क्योंकि पुलिस कस्टडी है। ये कानून में है सर ये बड़ा ही डेंजरस आपने खतरनाक आपने काम किया है। इससे दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं होगा, सिविल लिबर्टीज खतरे में पड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है सर, इसमें आपने नोटिफाई करेंगे किसी को टेररिस्ट, कोर्ट क्यों नहीं करेगा? पुलिस वाला कैसे करेगा मुझे टेररिस्ट नोटिफाई? किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित कर देंगे। तो ये खुद सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस का वायलेशन है और इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस का वायलेशन है। तो ये मोदी सरकार जुडिशरी के पावर्स को छीनकर खुद जज, जूरी, एग्जीक्यूशन बन रही है। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था सर, वही कातिल, वही मुखबिर, वही मुंसिफ ठहरे। सर मैंडेटरी वीडियो रिकॉर्डिंग आपने कहा कि जिस जगह पर इस प्लेस पर सर्च होता है वीडियो रिकॉर्डिंग की, मैं ये कहता हूं कि जब मेरा अरेस्ट होगा वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, क्यों नहीं करते आप? जब मेरे घर पर पुलिस आती है वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, जो मैं पुलिस को देता हूं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, विटनेस स्टेटमेंट होगा क्लॉज 183 में, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। क्यों नहीं आप पैसे देते कि हर पुलिस वाले के जिस्म पर एक वीडियो रिकॉर्डर हो और एक्यूज को मिलना चाहिए? आप नहीं मिलता एक्यूज को। अच्छा रेप सर, रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता क्या? आपका प्रोविजन नहीं है क्या? स्टॉकिंग नहीं होती है मर्दों की? अच्छा जस्ट होता है सर, आप हंस रहे हैं, होता है। आपकी हंसी इस बात का इकरार है कि आप जानते हैं किसका हुआ है। सर आप बताइए फिर यूएपीए का क्या होगा, पीएमएलए का क्या होगा, महाराष्ट्र मकोका क्या होगा, गुजरात के कोका क्या होगा? आप ये सब कानून रख रहे हैं और एक पुलिस वाले को आप ये तमाम कानून की इजाजत देंगे? याद रखिए, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कल आज सत्ता में है, कल नहीं रहेंगे, वो बदले की भावना से काम करते हैं। सर मुझे पुलिस ने पीटा सर, 1999 22 दिसंबर को मेरे सर पर 20 टाके लगे, पीठ से लेकर पैर तक मारा गया। आपको मालूम सर क्या हुआ? तेलुगु देशम की सरकार थी, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को जिन्होंने मुझे मारा था उनको आईपीएस कन्फर कर दिया। आईपीएस करने, अरे मैं तैयार हूं मरने के लिए। तुम मारोगे क्या? बोलो कहां मारोगे बताओ? अरे तुम कहां मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। अरे तुम्हारी गोली डरने वाला बैठो तुम, अरे चप्पन देके बैठो तुम। प्लीज आप बैठ जाइए। टेररिज्म का देखिए सर, आप बैठ जाइए प्लीज। यूएपीए का सर मैं खत्म कर, टेररिज्म उनको रोकिए सर। ओके प्लीज सिट डाउन। हाँ तुम गोली मार सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते सर। टेररिज्म का डेफिनेशन में आप देखिए, यूएपीए का सेक्शन 16 क्लॉज 113 में आ गया, यूएपीए का सेक्शन 15 क्लॉज 131 में आ गया। देख लेंगे उसको, देख लेंगे। यूएपीए का आपत्तिजनक अंश निकाल दिए जाएंगे। यूएपीए का क्लॉज 18 113 4 में आ गया, यूएपीए का क्लॉज 18 113 3 में आ गया, यूएपीए का क्लॉज 20 113 5 में आ गया, यूएपीए का सेक्शन 19 113 6 में आ गया। अरे भाई साहब फिर क्या बचा है? आप यूएपीए से, मकोका से, गुजरात कोका से, पीएमएलए सब ला लिए। तो स्पीकर सर मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं उम्मीद कर रहा था कि मैंने वजीर दाखिला का एक स्टेटमेंट सुना था अमित शाह साहब का कि जब गुजरात के होम मिनिस्टर थे तो उन पर जुल्म किया गया, उनको दबाया गया। मगर हम ये समझ रहे थे कि जिस शख्स पर नाइंसाफी हुई है, जो वो क्लेम कर रहे हैं, तो कम से कम वो दूसरों से नाइंसाफी तो नहीं करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? अरे ऐसे हजारों लोग हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, ना उनके पास दलील है, ना उनके पास वकील है, ना उनके पास आजादी है। मान्यवर, अंग्रेजों ने बनाया हुआ राजद्रोह का कानून, जिसके तहत तिलक महाराज, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ढेर सारे हमारे आजादी के स्वतंत्र सेनानी, बड़े बड़े हमारे नायक सालों के सालों 6-6 साल तक जेल में रहे। वो कानून अब तक चलता रहा था। विरोध तो करते थे जब ऑपोजिशन में होते थे, मगर सत्ता में आते थे तब इसका दुरुपयोग भी करते थे, हटाने का नाम नहीं देते थे। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया है कि राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त, इसको हटाने का काम किया।
अभी ओवैसी साहब हंस रहे हैं। ओवैसी साहब, मैं भी थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ा हूं, विज्ञान का विद्यार्थी हूं। फिर इनके मन में है कि आपने बदल कर रख दिया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन है। मैं फर्क समझाता रहा हूं, जो बड़े कटाक्षमय तरीके से ओवैसी साहब हंस रहे हैं इसलिए। मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाए, और जेल में जाना चाहिए। मानिए, ये हमारी सरकार का थ्रस्ट है। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति। इसलिए जो लोग राजद्रोह हटाकर हम देशद्रोह की धारा लाए हैं, इनको अपने विचारों के कपड़े पहनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं इस पर डिटेल में बात करता हूं। मान्यवर, आईपीसी 124C, उसमें शब्द प्रयोग था सरकार के खिलाफ की गई बात। मेरी बात ध्यान से सभी सदस्य सुने। अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून में लिखा था 124C, सरकार के खिलाफ की गई बात। बीएनएस धारा 152 जो इसकी जगह आई है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को तोड़ने वालों पर इस धारा का उपयोग है। वहां सरकार शब्द प्रयोग है, यहां देश है, भारत शब्द प्रयोग है। आईपीसी में आसन या प्रयोजन की बात नहीं की थी। किस उद्देश्य से आप बोलते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं, इसकी बात ही नहीं की। करना ही काफी है। हमने इसमें देशद्रोह की डेफिनेशन में आशय की बात करी है। उसका उद्देश्य क्या है, उसका आशय क्या है, इसका महत्व है। अगर उद्देश्य देशद्रोह का है तो इसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, और उद्देश्य अगर शासन का विरोध करना है तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। उसको वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। अब घृणा और अवमानना, शासन की अवमानना, शासन की घृणा करना, तिरस्कार करना, इसको हटाकर हमने शब्द प्रयोग क्या किया है, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां और अलगाववादी गतिविधियां शब्द प्रयोग। और अगर कोई कहता है सशस्त्र विद्रोह, बम धमाके, गोलीबारी और विध्वंसक प्रवृत्ति करने के बाद भी कोई जेल में नहीं जाना चाहिए, तो मैं इस विचार से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये जेल में जाने ही चाहिए, सजा होनी ही चाहिए। इस देश में किसी को यह अधिकार नहीं मिलता। मान्यवर, मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ लोग ये नए इनिशिएटिव को अपना कलर देने का प्रयास कर रहे हैं, मगर आपका कलर, आपकी सोच, आपके विचार, आपकी नजर आपको मुबारक हो। हम तो संविधान की स्पिरिट को लेकर आगे चलने वाले लोग हैं। देश के खिलाफ जो कुछ करेगा उसको जरूर सजा होगी, ऐसा कानून में होना चाहिए।